अच्छे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैक्सिमम पोर्शन आज कवर किया जाए। तुम लोगों का क्या इरादा है, कर दिया जाए? रेडी हो तुम लोग? ओके, क्या रेडी नहीं हो? क्यों? ठीक है, अभी तक क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर लिया हमने कंडक्टर्स से रिलेटेड। मेन पॉइंट्स मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज आता है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्लास अटेंड करो, बिल्कुल बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड करो, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा मतलब पहले के टॉपिक तो बहुत सिंपल थे, लेकिन कंडक्टर वाला जो टॉपिक है इसमें तुम्हारा थोड़ा दिमाग यूज होगा। ओके, क्या क्या पॉइंट्स कंडक्टर्स के बारे में बताया? मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के पास कंडक्टर के ऊपर अगर कोई चार्ज आता है, ठीक है, चार्ज आता है, तो तो चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा। ठीक है, चार्ज ऑलवेज एट सरफेस। ठीक है, चार्ज ऑलवेज एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद हमारे पास किसी भी शेप का कंडक्टर है, अगर इसके ऊपर चार्ज हम डालते हैं या फील्ड में रखते हैं इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो भी इंड्यूस चार्ज आएगा वो कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर डिपॉजिट होगा या अरेंज होगा। और इसको तुम इसी तरह से सोच सकते हो कि मान लो कोई मान लो कोई अम, मान लो कोई स्विमिंग पूल है इस तरह से, ठीक है, और ठीक है, दो दोस्त हैं या दो दुश्मन है, सॉरी, और एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर के ऊपर जैसे हम चार्ज रखते हैं ना, तो वो चार्जेस बिल्कुल सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट होंगे। तो वो लोग ये बाहर क्यों नहीं निकल पाएंगे? मान लो ये छोटे छोटे बच्चे ये स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, दीवार के पास आकर के खड़े हो जाएंगे। अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, हर एक बच्चा दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो वो सारे बच्चे ना, ये जैसे स्विमिंग पूल है, तो वो उसके ऐसे बाउंड्री पर खड़े हो जाएंगे। अगर उनके पास एनर्जी होती तो बाहर चले जाते, लेकिन बाहर जाने के लिए ह्यूज एनर्जी चाहिए। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, वो कंडक्टर के सरफेस पर तो आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाहर आने के लिए बहुत ह्यूज एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन चाहिए, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर चार्जेस डिपॉजिट करते जाओ, तो एक टाइम आएगा कि उनके पास इतनी एनर्जी, चार्जेस के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो कंडक्टर के सरफेस से जंप करके, फ्लाई करके बाहर भी आ सकते हैं, और जिससे तुम्हें लाइटनिंग मिलती है या स्पार्क मिलता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे तो ये चार्जेस लीक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनीवे, तो अगर सबसे पहला पॉइंट था, कंडक्टर के पास अगर चार्जेस आते हैं तो वो चार्जेस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर ही अरेंज होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि सरफेस पर चार्जेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से सरफेस पर चार्जेस कंडक्टर के ऊपर इसी तरह से आते हैं कि कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये हमेशा जीरो होगी। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन इस तरह से किया था कि अगर कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहने का मतलब है कि अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट करे, चार्जेस माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अटेन करने के बाद, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, फाइनली जब चार्जेस अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं, तो उसके बाद कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और
कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे होगी, क्यों होगी? तो इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम किसी भी शीट ऑफ चार्ज के बिल्कुल पास चले जाते हैं तो पास वाले चार्ज की वजह से फील्ड ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, तो नेट फील्ड जो होगी वो हमेशा सरफेस से अवे होगी। और अवे का मतलब रिपल्शन से भी सोच सकते हो, वो और किसी डायरेक्शन में नहीं होगी, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इनको प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको हम गॉसेस लॉ से भी प्रूव करते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्जेस हमेशा सरफेस पर ही होंगे, अंदर अंदर चार्जेस नहीं होंगे, इसको प्रूव करने के लिए गॉसेस लॉ की भी हेल्प ले सकते हैं। हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कोई भी छोटा सा क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, उसके अक्रॉस फ्लक्स जीरो होगा, तो इनक्लोज चार्ज भी जीरो होगा। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर दिया जाएगा तो कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम वाले पार्ट में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट, नेट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना कि सरफेस पर कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इसको भी हम इसको तो हमने अभी तो ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कॉमन सेंस से या थोड़ा फोर्सेस रिपल्शन को यूज करके कि शीट ऑफ चार्ज के बिल्कुल पास जाएंगे तो बिल्कुल पास वाले चार्जेस का इफेक्ट डोमिनेंट होगा, फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन दूसरा तरीका भी है इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ और किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो कि कंडक्टर के सरफेस के पास बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बाद में हो सकता है कि वो ऐसे बेंड कर जाए, वो ऐसे बेंड कर जाए लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करेंगी सरफेस पर से, वो हमेशा 90 डिग्री पर इमर्ज करेंगे। ठीक है, जस्टिफाई करने का दूसरा दूसरा एक्सप्लेनेशन है, दूसरा दूसरा हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कंडक्टर के सरफेस पर, ध्यान से सुनना, मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर नहीं है, इस पार्ट पर अभी थोड़ी देर के लिए फोकस करो। मान लो हम बोलते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल पर है, लेट अस से ऐसे है। ठीक है, मान लो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ एंगल पर है। अगर सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एंगल पर आती है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कंडक्टर के सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से सरफेस पर जो रखा हुआ चार्ज है वो स्टेशनरी नहीं रह सकता है। अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो सरफेस पर जो चार्जेस है ना वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइग्रेट करने लगेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेन नहीं हुई होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेन हो गई है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो अब चार्जेस के अरेंजमेंट की वजह से डिसअपियर हो गया है और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये दूसरा तरीका है एक्सप्लेन करने का कि क्यों कंडक्टर के सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकती है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तीसरा तरीका बताता हूँ, तीसरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉरी जस्टिफाई कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रूव करने का तीसरा तरीका है कि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कैसे पता है?
कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है, ये हमें कैसे पता है? कैसे पता है? अरे हमने पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव किया है। पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी वेरीफाई की है। कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, किसी भी पाथ को फॉलो करो, लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल का मतलब वर्क डन होगा, वो सेम आएगा। या कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम कोई भी क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं और इस क्लोज लूप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। इस क्लोज लूप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमने वेरीफाई किया है। एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या है और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर 0 है, तो किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे भी चार्ज सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हमेशा, उसके लिए हमेशा लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप 0 ही होगा। ठीक है, अगर सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव किया है, ठीक है, प्रूव किया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड पाथ पे वो 0 होता है। तो क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल 0 होने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी क्लोज पाथ अगर इमेजिन कर सकते हो और उस क्लोज पाथ के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो, तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ, तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पर चार्जेस आ गए हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी हमें गेस करना है। हमें प्रूव करना है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं एक क्लोज्ड लूप इमेजिन करने जा रहा हूँ, क्लोज्ड लूप इमेजिन करने जा रहा हूँ। और लूप कैसा है? बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप का क्लोज्ड लूप इमेजिन कर रहा हूँ। लूप कैसा है देखो, कुछ इस तरह का। अब इसको, इस पार्ट को ना मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो क्लोज लूप मैंने ड्रॉ किया है, ये बहुत ही छोटे से पार्ट पर और बहुत ही बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज का रेक्टेंगुलर लूप है, बिल्कुल इस तरह का छोटा सा लूप है। इसकी लेंथ तो कुछ फाइनाइट है, लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है ना ये वाली, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ही कम है। जिसका मतलब है कि इसकी जो ये पैरेलल साइड्स है, ये सरफेस के बिल्कुल पास होंगी। ठीक है, इसको मैं मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा अच्छा पता चलेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको बहुत ज्यादा इनलार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कंडक्टर का ऐसे सरफेस था और इसके सरफेस पर चार्जेस आ गए थे। कंडक्टर के कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे और मैं लूप ड्रॉ करने जा रहा हूँ, क्लोज लूप ड्रॉ करने जा रहा हूँ। क्लोज्ड लूप कैसा है? लेट अस से ये ABCD क्लोज्ड लूप है और हमें ये भी पता है कि अंदर के पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमें पता नहीं है। हमें पता करना है कि सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। ठीक है, तो सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम कह रहे हो कि एंगल पर भी हो सकती है, एंगल पर भी हो सकती है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस रेक्टेंगल ABCD के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल।
ABCD के अराउंड, ABCD क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप ABCD के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेरा क्लेम है, ध्यान से सुनना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है अपने पाथ के अलोंग ट्रैवल करो, A से B तक जाओ, फिर B से C तक जाओ, और C से D तक जाओ, फिर D से A तक आओ। ठीक है, और अपने लूप के अलोंग ट्रैवल करने में डिस्प्लेसमेंट के साथ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, एक एक करके ना हम हर एक साइड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। हर एक साइड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने में इन तीन साइड्स को देखो। सबसे पहले DA के लिए बताओ, साइड DA के लिए, D से A तक अगर हम ट्रैवल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कितना लिखेंगे? सिर्फ D से A के लिए बताओ, क्योंकि D से A आने में ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये तो कंडक्टर के इनसाइड वाला पार्ट है, और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जब हम D से A ट्रैवल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो लाइन इंटीग्रल कैसे आएगा? D से A आने में ना E डॉट dr 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? D से A तक आने में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होगा। अब हम ये लाइन इंटीग्रल तुम पहले कैलकुलेट कर चुके, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना आता है। लाइन इंटीग्रल का मतलब यही होता है कि अपने पाथ के हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। मैं कह रहा हूँ D से A आने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो D से A आने में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 है ही। उसके बाद बोलता हूँ कि हम रेक्टेंगल जानबूझ के इतना छोटा चूज कर रहे हैं, मतलब इतना इतना थिन चूज कर रहे हैं कि जो साइड डी है ना, साइड ए बी और साइड सी डी, ये दोनों जो साइड है ना वो नेग्लिजिबल है। ये दोनों साइड्स नेग्लिजिबल है, तो इन दोनों साइड के अक्रॉस जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ऑलमोस्ट 0 है। हम अपना ऐसा रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का ले रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से जस्ट ऊपर, जस्ट बाहर, सरफेस से जस्ट अंदर, ठीक इस तरह का है। तो ये जो साइड वाले, ये दोनों साइड जो है ना, जिसको कि मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है, साइड ए बी और साइड सी डी, इन दोनों के अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल के तीन साइड्स के अक्रॉस तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर की होती है, तो कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड होने की वजह से कंप्लीट लूप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होना ही पड़ेगा। अगर तीन साइड के अक्रॉस 0 है, इसका मतलब है कि साइड BC के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होना पड़ेगा। और BC के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 कब होगा? सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्योंकि B से C जाने में ना हम सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, और सरफेस के अलोंग ट्रैवल करने में डिस्प्लेसमेंट सरफेस के अलोंग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल हर एलिमेंट पे ना, हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग हो जाएगा तो B से C आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 नहीं होगा, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का
कंप्लीट लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल 0 नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्लोज लूप में तो 0 होना ही पड़ेगा। वो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तुम लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करते जाओ। हाँ, देखो, मैं कह रहा हूँ ए बी और सी डी के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इसलिए नेग्लिजिव इग्नोर किया है, क्योंकि हम ना ये जो रेक्टेंगल है ना, उसको हम अपनी मर्जी से छोटा 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 और छोटा करते जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उस लिमिट तक सोचो, जब हम छोटा करते करते ना, ये दोनों साइड जो है ना, ये पॉइंट की तरह हो गए हैं। सरफेस से जस्ट बाहर साइड बीसी है और सरफेस से जस्ट अंदर डी है। ठीक है, तुम थोड़ा सोचो ना कि अगर मान लो इसमें, अगर मान लो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटा सा ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट ए बी और सी डी। अगर यहाँ पे मान लो, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट के लिए मान लेता हूँ कि इन साइड में थोड़ा बहुत नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए ये जो साइड बीसी है ना, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ऐसे हो जाए ना, किसी एंगल पर हो जाए, तब तो 100% लाइन इंटीग्रल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बीसी के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। जैसे तुमने माना कि बीसी के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के परपेंडिकुलर है, अब तुम गेस कर सकते हो कि अगर हम नेग्लिजिबल रेक्टेंगल नहीं भी लेते हैं, तो तुम बोल सकते हो कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ए से बी तक होगा, उतना ही सी से डी तक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम नेग्लिजिबल साइज का नहीं लेते हो और ये बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है, तो इन दोनों पार्ट्स के अक्रॉस ठीक कैंसिल हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी तुम अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आर्ग्यूमेंट यही यूज किया है कि हम बिल्कुल नेग्लिजिबल विड्थ का रेक्टेंगल इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल पॉइंट मैंने क्या बोला था कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल चेंज नहीं करने का मतलब है कि अंदर का जो पूरा पार्ट है वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा। और क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर्स के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो कंडक्टर का कोई भी सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी थी और यही 3 प्रॉपर्टी कंडक्टर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। और सिर्फ हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, कंडक्टर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, एक ही क्वेश्चन एक्चुअली लिया था, तो मैं उस टाइप का सॉरी उस टाइप का एक और क्वेश्चन अभी लेता हूँ, जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। किसी भी कंडक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, कंडक्टर के प्रॉब्लम का मतलब कंडक्टर की वजह से तुम्हें फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज पूछा गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन आज ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कल तुम लोगों को जो असाइनमेंट दिया था उसको तुम लोगों ने ट्राई किया था? हमारे पास फिर से 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, पहले वाले प्लेट पे हमें बोला गया है कि +10 माइक्रोकूलम चार्ज डिपॉजिट किया गया है, और दूसरे वाले पे लेटेस्ट से +2 माइक्रोकूलम चार्ज डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, हमने +2 माइक्रोकूलम चार्ज लिया और उसको सेकेंड प्लेट पे डाल दिया, और +10 माइक्रोकूलम चार्ज लिया, उसको फर्स्ट प्लेट पर डाल दिया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट पार्ट,
कि हर एक सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, कि हर एक सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। इसको पहले तुम लोग ट्राई करो अपने से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व किया? ओके 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 ओके, गुड। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम हर जगह पर चार्ज अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस से पहले वाले प्लेट पे ना पहले सरफेस पर लेट अस से Q1 चार्ज आ गया। तो दूसरे सरफेस पर कितना चार्ज आएगा बताओ? दूसरे सरफेस पर कितना चार्ज आएगा? 10 माइनस Q1। ठीक है, सही आंसर है जिन लोगों के साथ। दूसरे अब दूसरे कंडक्टर के दोनों सरफेसेस पे बताओ। लेटेस्ट से यहाँ पर इस साइड मान लो हम Q2 या यहाँ पर Q2 ले लेते हैं, तो यहाँ मानना पड़ेगा 2 माइनस Q2। अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हें कोई मतलब डाउट नहीं है ना। कल तुम कह रहे थे कि हम नेगेटिव ही क्यों माने, पॉजिटिव क्यों माने। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है कितना कितना चार्ज आएगा। मैं अपनी मर्जी से हर सरफेस पर कुछ भी चार्ज अज्यूम कर लेगा। ठीक, दूसरे कंडक्टर के दोनों सरफेसेस पर लेटर से इस पे Q2 मान लिया, तो दूसरे वाले पे 2 माइनस Q2 मानना पड़ेगा। ये पहला स्टेप हो गया। हमें क्वेश्चन के पहले पार्ट में यही पूछा गया है कि कंडक्टर के सरफेसेस पर चार्जेस कितने आएंगे, और चार्जेस कैलकुलेट करने का मतलब है हमें Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यही कंडीशन लगाएंगे कि Q1 Q2 की वैल्यू इतनी ही होगी जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। ये चार्जेस अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो लेटेस्ट से पहला पॉइंट हमारा ये P है, ठीक है। हम पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक काम करते हैं, हम इन सरफेसेस का नाम रख देते हैं। लेटेस्ट से ये सरफेस A है, B है, C है, D है। अब P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब है इन चारों सरफेसेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, यही तो करते थे ना, यही करते आए हमेशा से। तो P पॉइंट पर एक एक करके हर एक सरफेस की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले सरफेस ए की वजह से तुम लेफ्ट और राइट बताना। सरफेस ए की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? कोई भी सरफेस शीट ऑफ चार्ज की तरह ट्रीट होगा। बताओ जल्दी। टुवर्ड्स राइट। तो P पॉइंट पे A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी। B की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट। C की वजह से हमने जो अज्यूम किया है टुवर्ड्स लेफ्ट। और D की वजह से वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इनको मैं ना एक काम करता हूँ। P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये P पॉइंट है। P पॉइंट पे सरफेस A की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आई है,
लेकिन B की वजह से, C की वजह से और D की वजह से, इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आएगी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि A की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन तो देख लिया, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, C और D के सम के इक्वल होगा। डायरेक्शन तो, ये तो शीट ऑफ चार्ज है ना, तो इसमें बताया गया कि लार्ज प्लेट्स है, तो शीट ऑफ चार्ज के लिए हमें पता है ये शीट ऑफ चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द शीट। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट होती है। तो यही तो अप्लाई किया है। पी पॉइंट पर तुम खुद से देखो ना, बी सी डी की वजह से किधर होगी डायरेक्शन, ये तीनों शीट्स किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब है ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी, सी और डी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, हम पहले पी पॉइंट ले रहे हैं, हर पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए। मेरा कहना है कि पी पॉइंट पे तो हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, एक एक करके हर एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो जल्दी जल्दी। शीट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा कि अगर शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद है सबको। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे क्यू चार्ज दे दिया जाए। ठीक है, तो अगर हमें शीट का एरिया ए गिवन है तो सिग्मा का मतलब होगा क्यू अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अभी भी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट से लिख सकते हैं। बताते जाओ, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया? Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी तरह से B, C, D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। B की वजह से हम लिखेंगे B की वजह से 10 माइनस Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। C की वजह से Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और D की वजह से 2 माइनस Q2, ये सब माइक्रो कूलॉम में यूनिट्स है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब कंडीशन अप्लाई कर दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब है हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन अप्लाई करके लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन तीनों वेक्टर्स के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो वो कितना होगा? वो ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो एक एक करके बताओ क्या लिखेंगे। ये है Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होगा, देख के बताओ जरा, 10 माइनस Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस C पर, C की वजह से Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2a ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये Q1 इक्वल्स 10 माइनस Q2 प्लस 2, ये Q2 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस Q2 माइनस Q2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2Q1 इक्वल्स 12, तो Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी 6 माइक्रो कूलम के ऊपर। ठीक है, और अगर Q1 6 है, अगर Q1 6 है तो 10 माइनस Q1 कितना होगा?
सरफेस ए पर चार्ज होगा 6 माइक्रोकूलम, तो सरफेस बी पर कितना चार्ज होगा? 4 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, तो हमारा आधा काम तो हो गया। दो सरफेसेस पर तो हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, बाकी दो सरफेसेस पर हमें चार्ज कैलकुलेट करनी है। Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से ये सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। इस बार हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। देखो, जैसे ही पहले वाले फेज पे 6 माइक्रोकूलम आया और दूसरे वाले फेज पे 4 आया, तो इन दोनों की वजह से ना पहले कंडक्टर के अंदर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। ठीक है, 10 में से 6 इधर गया और 4 इधर गया। अब ऐसे चार्ज की वजह से, ऐसे अरेंजमेंट की वजह से पहले कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले कंडक्टर के सरफेसेस पर चार्जेस की वैल्यू कितनी कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल यही काम हमें पॉइंट एस के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट एस के लिए कैलकुलेट करो। Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग। जिन लोगों ने कर लिया था अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया था तो अभी 1 मिनट लगेगा। एस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके तुम Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। अरे तो इक्वेशन सॉल्व किया है। ये जो Q2 है, और ये मैं 2 क्यों लिखा हो तुम लोग? Q1 है, सॉरी। तो ये जो Q1 है ये इधर जाएगा, तो ये 2Q1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये खुद से करना पड़ेगा तुम लोग। मुझे लग रहा है कि तुम लोग सिर्फ क्लास में नहीं, इसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा बहुत और डीपली समझ में आएगा कि चार्जेस को कैसे अरेंज होना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम देख के ही बता दोगे कि मतलब ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैं चार्ज बताऊंगा ये 10 और 2 है और तुम देख करके ही बताओगे कितना कितना चार्ज आना चाहिए। फिर भी ये भी प्रॉपर मेथड से एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके बताओ। चलो कम से कम डायरेक्शन तो बता ही दो। एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू शीट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। वो इधर होगी, बी की वजह से वो भी इधर होगी, सी की वजह से वो भी इधर होगी, लेकिन डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। फिर से सेम कंडीशन अप्लाई करोगे और सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। क्या सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा Q2 की वैल्यू कितनी होगी। किसी का है और बाकी लोगों का है? ठीक है, आशिक, वेरी गुड। ओके ओके, हाँ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये -2 होगा और यहाँ पे सॉरी ये -4 होगा और इधर 6 होगा। ठीक, अब चार्ज हर जगह पता चल गया। अब हमें ये दो प्लेट्स दिए गए थे, हमें 10 और 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया था। ठीक है, हमें चार्ज दिया गया था कि इस पे 10 डाला और इस पे 2 डाला, तो 10 माइक्रोकूलम में से कंडक्टर ने क्या किया? कंडक्टर ने क्या किया कि 10 माइक्रोकूलम में से 6 माइक्रोकूलम इधर रखता है वो, +6, और उसमें से 4 माइक्रोकूलम को दूसरी साइड पे डालता है। ठीक है, और जो 2 माइक्रोकूलम था उसमें से -4 पहली साइड डालता है
ठीक है, और +6 दूसरी साइड डालता है, इधर +6। ठीक है, अब हमें हर जगह पर चार्ज की वैल्यू पता चल गई है। अब हर जगह पर तुम्हें फील्ड कैलकुलेट करना है। हर जगह फील्ड कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कितना कितना फील्ड आएगा। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर वाले पार्ट में ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पर 1 2 3, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी होगी। आसान है, 4 सरफेस है, चारों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। चलो मुझे किसी एक सरफेस पर ही बता दो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अरे कितना टाइम लगता है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन तुम्हारे लिए मैं और आसान बना देता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था ना। ओके 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 ओके, तो ये हमारी शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है हमारे पास, ठीक है। और शीट के बारे में तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास कोई शीट होती है तो इस शीट, पॉजिटिव पॉजिटिव शीट है तो अवे फ्रॉम द शीट, नेगेटिव शीट है तो टुवर्ड्स द शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यही है ना कंप्लीट स्टोरी एक शीट की। हमें सिर्फ शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेकिन अब मैं तुम्हें प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। कह रहा हूँ कि चलो शीट की जगह अगर तुम्हारे पास प्लेट हो जाए, तो प्लेट और कुछ नहीं है, बस दो दो शीट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मान लो तुम्हें 2 शीट्स दे दी जाए, ठीक, कैसी भी शीट है, मान लो पहले वाले पे ना, पहले वाले पे लेटेस्ट से चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अंदर वाले पॉइंट को अगर थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ, ये कंडक्टर नहीं है, मान लो कोई ऐसी बॉडी है, मान लो हमारे पास 2 शीट का इस तरह का कॉम्बिनेशन है, कोई प्लेट है, ठीक है, और उस प्लेट के सरफेस पर मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी की शीट्स है। अब मैं कह रहा हूँ अंदर वाले पॉइंट्स को भूल जाओ, अगर हम इस प्लेट के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो बाहर ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पहले शीट की वजह से E1, दूसरे शीट की वजह से E2। तो दोनों शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 होगी। E1 का मतलब कितना है, E1 का मतलब है सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मतलब कितना है, शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हमेशा इनको ऐड करके ना सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ये रिजल्ट बताता है कि ये दोनों शीट ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसे कि ये दोनों शीट एक ही शीट है, एक ही शीट है, ठीक है, एक ही शीट है, सॉरी, एक ही शीट है जिसकी की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है। और ऐसा होना ही चाहिए ना, अगर तुम इस प्लेट के बाहर से तुम प्लेट को देखोगे, तो बाहर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो ऑब्वियसली दोनों की वजह से ऐड होकर के आएगी।
ऐड होने का मतलब है हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये दोनों जो चार डेंसिटीज है ना, चार डेंसिटीज ही ऐड हो गई हैं। इसको एक ही शीट मान सकते हैं ऑफ चार डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाहर के पॉइंट पे, चाहे तुम राइट साइड में कैलकुलेट करो या लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करो। अगर लेफ्ट साइड में भी कैलकुलेट करते तो पहली शीट की वजह से सिग्मा 1 अपॉइंट ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट की वजह से सिग्मा 2 अपॉइंट ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉइंट ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तुम्हें जब भी प्लेट के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो तुम उसको प्लेट मत मानो, एक ही शीट मानो। ठीक है, ऑफ नेट चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज डेंसिटी दोनों को ऐड करके कैलकुलेट कर लो। क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? अरे क्या बोला, समझ में आया ना? तुम थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करते जाओ ताकि मैं कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे +6 माइक्रो कूलम है। ठीक है, जैसे पिछला ही क्वेश्चन हम सोचते हैं, इस पे हमने डाला तो 10 माइक्रो कूलम था, तो पहले वाले पे ना 6 आ गया, दूसरे वाले पे 4 आ गया। ठीक है, लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई चेंज नहीं है। बाहर वाले पॉइंट के लिए अभी भी जो शीट है ना ये 10 माइक्रो कूलम की है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 10/2 A एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऑब्वियस है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे दोनों शीट्स को पैरेलल में अगर लगा दिया तो शीट्स की वजह से बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों शीट मिल करके एक ही शीट की तरह बिहेव करेंगी। समझिए, मतलब इन दोनों शीट को चिपका दिया है, इस तरह का अज्यूम करो, तो चार्ज डेंसिटी ऐड हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब तुम बता सकते हो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी होगी। मुझे इंडिविजुअल शीट्स पर चाहिए नहीं, मुझे पूरे प्लेट पर ऑलरेडी पता है ना, तो मैं सीधा ही बता सकता हूँ। पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पहले वाले पे प्लेट पे +10 है, दूसरे वाले पे +2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस डायरेक्शन में होगी, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों की वजह से रिपल्शन होगा। और कितना होगा 10 + 2, ये 12/2 A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस इधर वाले रीजन में किधर होगी, दोनों 10 और 2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव 12, और इसकी वजह से पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 12/2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसके बीच में कंडक्टर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, कंडक्टर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1 के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि 1 की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और वो कितनी होगी 10 - 2 यानी कि 8। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कुछ इधर की तरफ 8/2A एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, अब तुमसे मान लो यहाँ पे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी होंगी, गेस कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस कैसी होंगी? तो लाइंस बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगी, और लेफ्ट और राइट रीजन्स में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट होंगी। अगर प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ना तो चार्ज से ही तुम्हें ऑरिजिनेट कराना है, टर्मिनेट कराना है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वो थोड़ा कम होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, इसी इसी एग्जांपल को ना एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं चलाता हूँ। हमें 2 प्लेट्स दिए गए थे, कल वाला जो एग्जांपल है वो कंसीडर करो। 2 प्लेट्स दिए गए थे, और पहले वाले पे कैपिटल Q चार्ज दिया गया था, दूसरे वाले पे नो चार्ज दिया गया। ठीक है, तो पहले कंडक्टर्स ने क्या किया, कंडक्टर ने क्या किया, कंडक्टर ने जो Q चार्ज दिया गया था ना उसको इक्वली दोनों साइड डाल देता है, वो इधर भी
Q/2 डाल दिया, इधर भी Q/2 डाल दिया। जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ये दोनों चार्ज आधे आधे दोनों साइड चले गए ना, तो इसके बीच वाले रीजन में दोनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई, क्योंकि बीच के रीजन में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो। ठीक, अगर ये सारा चार्ज एक ही साइड आ जाता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती, जो कि अलाउड नहीं। तो चार्जेस एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट करें तब तक जब तक कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है। ऐसा करने के लिए आधा आधा चार्ज दोनों साइड डालें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे सेटअप हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Q/2 की वजह से दोनों साइड कुछ ऐसे सेटअप हो गई। ठीक है, अभी दूसरा कंडक्टर, अब जैसे ही दूसरा कंडक्टर लाएंगे तो दूसरे कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस दूसरे कंडक्टर को क्या करना है, दूसरा कंडक्टर चाहता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लाने के लिए ना उसे इधर की तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए क्या करता है ये कंडक्टर, वो -Q/2 इधर लाता है और +Q/2 इधर लाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए बिल्कुल -Q/2 +Q/2 दूसरे कंडक्टर को अपने सरफेस पर चार्ज लाना पड़ेगा। तो जैसे ही इस पर नेट चार्ज तो जीरो है, ठीक, इसकी वजह से जो दूसरा कंडक्टर है ना, दूसरे कंडक्टर की वजह से बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे जीरो होगा, क्योंकि दूसरे कंडक्टर पे नेट चार्ज जीरो है। लेकिन चार्जेस को चार्जेस को सेपरेट करने की वजह से दूसरे कंडक्टर ने अपने अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करा दिया है। ठीक है, तो जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, ये जो फील्ड लाइन जा रही थी ना, पेनिट्रेट करी थी, वो अब जा करके दूसरे कंडक्टर के पहले सरफेस पर ऐसे जा करके टर्मिनेट कर जाएंगी और फिर दूसरे सरफेस से रीओरिजिनेट करेंगी। ठीक है, दूसरे सरफेस से रीओरिजिनेट करेंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर वाली जो फील्ड है ना, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि कंडक्टर का पर्पस था अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करना। कंडक्टर चार्जेस को इस तरह से हमेशा अरेंज करेगा ही कि अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए। ठीक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? और बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके तुम 2 प्लेट रहे, 3 प्लेट रहे, 10 प्लेट रहे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में अब इसमें फाइनल पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी है, इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले चार्जेस अज्यूम करोगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अज्यूम करके चार्ज कैलकुलेट कर लोगे सारे सरफेस पर। फाइनल पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ कि ऑब्वियसली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए जो पहला क्वेश्चन था ना उसी को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सॉल्व करने में 10 सेकेंड से ज्यादा तुम्हें नहीं लगते, लेकिन पहले प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड जो था वो तो बताना ही था। प्रॉपर तरीका तो यही था जैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूँ इस पे कैपिटल क्यू चार्ज डाला गया, इस पे ये जीरो चार्ज है। ठीक, ये न्यूट्रल है दूसरा वाला कंडक्टर। तो पहले ही तुमने गेस करके बता दिया। अगर मान लो मुझे सॉल्व करना होता ये क्वेश्चन, मुझे बोला गया कि कैपिटल क्यू चार्ज पहले कंडक्टर पर है और दूसरे कंडक्टर पे जीरो चार्ज है, दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल है, सॉल्व करना है, तो मैं सोचूंगा कि पहले वाले कंडक्टर के सरफेसेस पे कितने कितने चार्जेस आएंगे। मैं सोचूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दूसरे वाले कंडक्टर का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले कंडक्टर पे कितना भी चार्ज आ जाए, जितना भी नेगेटिव में चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव में दूसरे पे चार्ज आएगा, और ये दोनों चार्जेस मिल करके कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक, प्लेट्स के लिए, ठीक, प्लेट्स अपने सरफेस पर नेगेटिव पॉजिटिव जितना भी चार्ज रखेंगे बाहर वाले पॉइंट पे उनका फील्ड कैंसिल ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो दूसरे वाले कंडक्टर के बारे में हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि कैपिटल क्यू को इसी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों सरफेसेस पे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो जीरो होने के लिए ये ऑब्वियस है कि दोनों पे इक्वल चार्ज ही जाने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के अंदर नलीफाई हो पाएगी। तो पहले तो तुम गेस करके ही बता दोगे कि इस पे Q/2 है, Q/2 है।
अब दूसरे सरफेस पे कैसे बताएं, दूसरे कंडक्टर पे कैसे बताएंगे कि चार्जेस कितने कितने आने चाहिए, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? प्रॉपर तरीका तो है कि अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करो और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो से इक्वेट करो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मैंने तुम्हें बताया है कि दो तरीका होता है। ठीक, अब तो पोटेंशियल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पोटेंशियल का कोई रूल नहीं है। तो पहला तरीका होता है कि चार्जेस को देख करके, और दूसरा तरीका होता है गॉसेस लॉ को यूज करके। तो हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कंडीशन चार्जेस को देख करके भी अप्लाई कर सकते हैं, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और उसको जीरो से इक्वेट करो। दूसरा तरीका है गॉसेस लॉ अप्लाई करो, तो मैं यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। गॉसेस लॉ किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और गॉसियन सरफेस कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल सरफेस का। और ऐसा सिलेंडर हम अज्यूम करें जिसका कि एक सर्कुलर फेस पहले कंडक्टर के अंदर है, दूसरा सर्कुलर फेस दूसरे कंडक्टर के अंदर है। ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है, और इस गॉसियन सिलेंडर के ऊपर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो इसके अक्रॉस जो नेट फ्लक्स है वो चार्ज एनक्लोज के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा? एक एक करके हर एक फेस के अक्रॉस देखते हैं। जो ये दोनों जो हमने हमने जानबूझ करके अपना गॉसियन सिलेंडर ऐसा ही इमेजिन किया है जिसके कि सर्कुलर बेसेस वो कंडक्टर के अंदर वाले पार्ट में लाई कर रहे हैं, तो सर्कुलर बेस के अक्रॉस तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। कर्व्ड पार्ट के बारे में सोचते हैं, कर्व्ड पार्ट के अक्रॉस क्या कोई फ्लक्स आएगा? क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल टू दी कर्व्ड सरफेस होंगी। तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने जैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है इसके अक्रॉस नेट फ्लक्स जीरो होगा। और नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है, नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि नेट चार्ज एनक्लोज भी जीरो होगा, चार्ज इनक्लोज भी जीरो होगा। तो चार्ज कहाँ कहाँ इनक्लोज हो रहा है, एक तो ये वाला चार्ज इनक्लोज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये पहले वाले कंडक्टर के दूसरे सरफेस, ये यहाँ पर चार्ज इनक्लोज हो रहा है, क्योंकि इस शीट का कुछ सर्कुलर पार्ट है जिसमें कुछ चार्ज है, वो हमारे गॉसियन सिलेंडर के अंदर चला गया है। कैसे होगा, सर्कुलर फेस के क्रॉस कैसे होगा? प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के लिए फील्ड बाहर लाई करेगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ऐसी फील्ड होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको देखो, ये वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर, इसके अक्रॉस कहाँ से फ्लक्स होगा, यहाँ तो फील्ड ही नहीं है ना। तुम हर एक एलिमेंटल एरिया के अक्रॉस देखोगे, ई डॉट डी ए करोगे तो वहां पे एरिया तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। उसी तरह ये वाला जो सर्कुलर फेस है यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड नहीं है, फील्ड इसके बाहर है, कंडक्टर के बाहर फील्ड होती है, अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो होगा, और नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, अरे भाई जब हम किसी सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स देखते हैं तो सिर्फ सरफेस के पॉइंट्स पर फील्ड देखते हैं, सरफेस के अंदर बाहर थोड़ी ना फील्ड देखते हैं। अरे तुम लोग कैसे फ्लक्स निकालने लगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बार हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? मैंने बोला तुम्हारे पास कैसा भी सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड कैसी भी है, तो तुम्हें करना यही होता है ना, सरफेस के हर एक एलिमेंट को देखना होता है और वहां पे फील्ड लिखनी पड़ती है, और वहां पे एरिया, ये एरिया है और यहाँ पर ये फील्ड है, और इस तरह से हर एलिमेंटल एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है, यही तो फ्लक्स है ना, ठीक है, जिसको सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो सिलेंडर है ना, उसको बस बोर्ड खत्म हो जाता है, यही प्रॉब्लम होती है।
तो ये हमारे पास सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है। फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, अब इसको तुम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। यहाँ पे फील्ड है, सॉरी 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 सॉरी, फील्ड यहाँ पर है, लेकिन फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है ना ये आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा कंडक्टर था ना, कंडक्टर का एक सरफेस यहाँ पर है, सरफेस है, दूसरा सरफेस यहाँ पर है, और उसके बीच में सर्कुलर पार्ट आ रहा है जहां पर फील्ड है ही नहीं। तो इस वाले सर्कुलर सर्कुलर फेस के अक्रॉस कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरा वाला सर्कुलर फेस है उसके अक्रॉस भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, और कर्व सरफेस के अक्रॉस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो हमने जो गॉसियन सिलेंडर एज्यूम किया है, उस गॉसियन सिलेंडर के अक्रॉस नेट फ्लक्स 0 है, और नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब है नेट चार्ज भी 0 होना चाहिए। नेट चार्ज 0 तभी होगा जब लेफ्ट साइड में जितना पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज हुआ है, उतना ही नेगेटिव चार्ज राइट साइड वाले पार्ट में इनक्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज आया पॉजिटिव में, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस सिग्मा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होनी पड़ेगी, तभी नेट चार्ज 0 हो पाएगा। और अगर चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम है, तो इस पे चार्ज, टोटल चार्ज भी सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सेकेंड कंडक्टर के लेफ्ट साइड वाले सरफेस पर चार्ज माइनस Q/2 ही होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए, क्योंकि ये दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल है। तो जो राइट साइड वाला सरफेस है उस पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q/2। गलत बोल रहा हूँ क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं करने की जरूरत थी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा कॉमन सेंस होता ना, तो मुझसे इतनी मेहनत तुम लोग करवाते नहीं। तुम लोग बोलते सर छोड़ दिए, समझ में आया, आपको करने की जरूरत नहीं, हम पहले ही हमें पता चल गया था। कैसे पता है? मैं होता तुम्हारी जगह तो क्या करता, मैं बोलता हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड, और वैसी फील्ड लाइन इधर भी है, ठीक है। हमने दूसरा कंडक्टर बीच में रखा, जैसे ही कंडक्टर ला करके रखेंगे, थोड़ा टाइम होगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा, जितनी देर के लिए दूसरे कंडक्टर के अंदर चार्जेस बिल्कुल क्योटिक स्टेज में होंगे, इधर से उधर भाग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर सरफेसेस पे चार्जेस इस तरह से आ जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ सिलेंडर ला करके तो तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में माइनस क्यों आना चाहिए, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म्स में भी अगर सोचेंगे, तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड से जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, उन सारी फील्ड लाइंस को सेकेंड कंडक्टर के लेफ्ट फेस पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। ये सारी फील्ड लाइन जो दिख रही है ना, इन सारी फील्ड लाइन में से एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, तो सारी फील्ड लाइन को लेफ्ट फेस पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। तो अगर ये सारी फील्ड लाइंस प्लस Q/2 चार्ज से निकल रही है, ये सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट भी ऑब्वियसली माइनस Q/2 चार्ज पर ही होंगी। ये बताया था ना गॉसेस लॉ, जब गॉसेस लॉ जब हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना सिखाया था, तो मैंने बोला था 1 कूलॉम के लिए मान लो हम 10 लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो 2 कूलॉम के लिए 20 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कूलॉम में वहां पे 1 कूलॉम 2 है। तो पहले 1 कूलॉम के लिए 10 बनाओगे, दूसरे 1 कूलॉम के लिए 10 बनाओगे, तो 2 कूलॉम के लिए 20 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जो फील्ड लाइन होती है वो तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी भी फील्ड, अगर Q/2 से जितनी लाइंस निकल रही हैं, उन सारे को टर्मिनेट करने के लिए एग्जैक्टली माइनस Q/2 चार्ज ही लेफ्ट फेस पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अगर माइनस Q/2 लेफ्ट फेस पे आ गया है, तो पूरा कंडक्टर तो पहले न्यूट्रल था ना, तो प्लस Q/2 ही दूसरे वाले फेस पर आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें?
ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है तो अब 3-4 इस तरह के क्वेश्चंस उठाना, और मैं कह रहा हूँ तुम्हें सॉल्व करने की, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, गेस करके बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन, जैसे अभी जो एक क्वेश्चन दिया ना, ऐसे तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं, मुझे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेना है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी को मैं तुम्हें चुटकी में सॉल्व करके दिखाता हूँ, बिना किसी कैलकुलेशन के। क्या क्वेश्चन था, याद दिलाओ। ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब में यही होगा। ठीक है, 2 प्लेट है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, पहला पहला आर्ग्यूमेंट मेरा सुनो। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर सेकेंड कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो तो 2/2 एप्सिलॉन नॉट है ही। ठीक है, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलॉम के करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो पहले कंडक्टर के सरफेसेस पर चार्जेस ऐसे ही आने चाहिए जो कि बिल्कुल 2 माइक्रोकूलॉम की स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा कि हमें चार्जेस को ऐसे रखना पड़ेगा ना, कि इसको हमें 6 रखना पड़ेगा, इसको 4 रखना पड़ेगा, तभी इनकी वजह से ना राइट साइड में 2 माइक्रोकूलॉम की स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि राइट साइड वाला जो कंडक्टर उसमें 2 माइक्रोकूलॉम है, उसको कैंसिल करने के लिए दोनों सरफेसेस पर इतना ही चार्ज आना चाहिए जिसकी वजह से राइट डायरेक्शन में 2 माइक्रोकूलॉम की स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड आए। तो वो तब आएगा जब एक पे 6 हो, एक पे 4 हो। ठीक है, तो पहले कंडक्टर पे क्या क्या चार्जेस आ गए तुमने देख करके ही बता दिया। ठीक, ये 6 और 4 हो गए, ये 6 है और ये 4 है। ये वाला मेथड तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, मैं इंटरेस्टेड अगर तुम लोग तो उसके लिए बता रहा हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले कंडक्टर पे। दूसरे वाले कंडक्टर के पहले फेस पे कितना होगा, वो श्योर शॉर्ट -4 होगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ से जितनी भी फील्ड लाइन निकलेगी उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, या फिर हम अगर यहाँ पर कोई गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करते हैं तो क्योंकि फ्लक्स 0 होगा, तो नेट चार्ज एनक्लोज तभी 0 हो सकता है जब इन दोनों चार्जेस पे चार्ज डेंसिटी सेम हो। तो अगर इस तरह के पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट रखे जाएंगे ना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो एडजेसेंट सरफेसेस है उनमें बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर 2 है तो, वरना तुम्हें अलग अलग केसेस के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से चल रही हैं वो सारी टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -4 आना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे -4 है तो चार्ज कंजर्वेशन से हम बोलेंगे इसको +6 होना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं डालता, यहाँ पे बोलता है यहाँ पे 20 है, 20 माइक्रोकूलम डाला है, तो पता है -4 तो अभी भी यहाँ पर आता, लेकिन राइट साइड वाले फेस पे पता है कितना आता, यहाँ पे 24 रखना पड़ता। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, चलो चार्ज फील्ड सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है इस तरह पैरेलल प्लेट कंडक्टर दे दिया जाएगा। दूसरे टाइप का जो कंडक्टर है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बस खत्म करें, बस छोटा सा, क्योंकि नहीं तो आज बहुत कम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि कल मैं थोड़ा आगे इससे चलना चाहता हूँ। हमारे पास बिल्कुल एक स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक, तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि हम स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, और चलो आसान क्वेश्चन ही रखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बिल्कुल हॉलो स्फेरिकल शेल इस तरह से दे दी गई है। तो हॉलो स्फेरिकल शेल दे दिया गया है, बिल्कुल इस तरह से हॉलो स्फेरिकल शेल है, और लेटेस्ट से थिन हॉलो स्फेरिकल शेल है। थिक भी दिया जाएगा, थिन भी, हर हर पॉसिबिलिटी दी जा सकती है, लेकिन अभी मैं मान लो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो हमें बिल्कुल कंडक्टिंग, इससे पहले हॉलो स्फेयर तो बहुत देखे तुमने, लेकिन इस बार हम जो हॉलो स्फेयर ले रहे हैं वो बिल्कुल कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर है। ठीक है, कंडक्टर का बना हुआ हॉलो स्फेयर है, और क्वेश्चन में कहा गया है
कि इस हॉलो स्फीयर के ठीक सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखते हैं बिल्कुल सेंटर पर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर जगह पर फील्ड कितनी होगी, हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें हर जगह पर चार्ज कितना आएगा ये पता करना पड़ेगा। ट्राई करो। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास ये कंडक्टर है और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम सेंटर पर सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम रहेगा जितनी देर में ना, जितनी देर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को पेनिट्रेट कर रही है इसके अंदर। इस कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में ये थिन है तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट थोड़ा सा बहुत कम थिकनेस का होगा, लेकिन फिर भी कंडक्टर के वॉल्यूम वाला पार्ट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा जिसके अक्रॉस फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से माइग्रेट करके अपने आप को सेटल करेंगे कि जो अंदर वाली फील्ड है ना, ये वाली जो फील्ड है, ये वाली फील्ड डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी? चार्जेस आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम हाँ सबसे पहला काम था चार्ज कैलकुलेट करना। तो लेटेस्ट से अच्छा, कंडक्टर पे जो चार्जेस आते हैं ना वो वॉल्यूम में नहीं आते, सिर्फ सरफेसेस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे दो सरफेस है, एक इनर सरफेस है और एक आउटर सरफेस है। तो लेटेस्ट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेटेस्ट से आउटर सरफेस पे स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है और इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया है, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल था तो टोटल चार्ज तो जीरो ही होना है। तो अगर आउटसाइड हम स्मॉल क्यू अज्यूम कर रहे हैं तो इनसाइड माइनस माइनस स्मॉल क्यू अज्यूम करना पड़ेगा। सेंटर पे कैपिटल क्यू गिवन है और स्मॉल क्यू अननोन है, वेरिएबल है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि बाहर वाले सरफेस पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है और अंदर वाले सरफेस पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आ गया। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कंडक्टर के सरफेसेस पर अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज अज्यूम कर लो। ठीक है, चार्ज लेकिन सरफेस पर ही होंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि कंडीशन अप्लाई करो कि इन चार्जेस की वजह से कंडक्टर के वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगी। कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम वाले पार्ट का मतलब है यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है जो कि इसके कंडक्टर के अंदर लाई कर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल कन्वेंशनल अप्रोच अगर लोगे तब तो सही तरीका यही होगा कि तुम ऐसा करोगे कि कन्वेंशनली अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम बोलोगे कि ये कंडक्टर है हमारे पास, सॉरी, ये कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू था और हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आउटर सरफेस पर हम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज अज्यूम कर रहे थे, इसको छोटा सा दिखाना पड़े, और उसी तरह से इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कंडीशन यही अप्लाई करेंगे कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे तीन तरह के चार्ज सिस्टम है। एक तो पॉइंट चार्ज है सेंटर पर, दूसरा है इनर इनर सरफेस पे जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, अच्छा, तुम में से किसी ने नहीं पूछा है कि हमने बिल्कुल चार्जेस को ऐसे क्यों अरेंज किया है? क्योंकि सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा गया है तो हम सिमेट्री से श्योर होकर के कह सकते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्जेस रीअरेंज होंगे या चार्जेस जो इंड्यूस हो रहे हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे,
सिमेट्री से कह सकते हैं। कहीं पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी, कम चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज, पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा गया है, तो कंडक्टर का जो हर पार्ट है ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए एक ही जैसा है, तो चार्ज डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले हॉलो स्फीयर की वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। हमें पता है कि अगर तुम्हें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का हॉलो स्फीयर दिया गया है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद है ना, उसकी वजह से हर जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर होती है, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर की वजह से। ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली अवे, तो इसको लिखा कैपिटल क्यू। ये पी पॉइंट कहाँ पर है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अंदर। इसकी थिकनेस कितनी भी कम हो, इसके अंदर कोई पॉइंट हम इमेजिन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एक करके तीनों चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, हमारे पास नेगेटिवली हॉलो चार्ज स्फेयर है, एक पॉजिटिव हॉलो चार्ज स्फेयर है, तो दो स्फेयर है और एक पॉइंट चार्ज है। इन तीनों की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली अवे होगी। उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अरे तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये जो हॉलो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज ऐसा ट्रीट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेगेटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से, इस वाले स्फीयर की वजह से, इस चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, इसको लिखेंगे माइनस। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज वाले हॉलो स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब तुम देख सकते हो जो पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर है, ये पी पॉइंट इस पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, और हॉलो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पी पॉइंट पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो किधर करेगा, बिल्कुल सेंटर की तरह। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, ये थिन स्फीयर है, तो ये वाली डिस्टेंस, इनर रेडियस आउटर रेडियस, वो ऑलमोस्ट कैपिटल आर के इक्वल है। अब बताओ नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के स्मॉल क्यू, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो अंदर वाले सरफेस पे बिल्कुल माइनस कैपिटल क्यू चार्ज आएगा, और बाहर वाले सरफेस पर बिल्कुल प्लस कैपिटल क्यू चार्ज आएगा। सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, गॉसेस लॉ अप्लाई करके। सबसे पहला स्टेप माइनस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू तुमने अज्यूम कर लिया। सबसे पहला स्टेप तुमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया और इधर प्लस क्यू आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, और गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन कर रहे हैं पता है, गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन कर रहे हैं पता है, गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो कि इस हॉलो स्फीयर के बिल्कुल वॉल्यूम वाले पार्ट में ही कंटेन्ड है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, सॉरी, दूसरा तरीका, वो पहला तरीका तो ये था कि वॉल्यूम वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर उसको 0 से इक्वेट करो, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर 0 से इक्वेट। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं जो कि पूरा का पूरा कंडक्टर के वॉल्यूम में ही लाई कर रहा है।
बिल्कुल स्फेरिकल, जिस शेप का कंडक्टर है उसी शेप का हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कंप्लीटली कंडक्टर के वॉल्यूम वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमारे हमारे गॉसियन सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स 0 होगा, और अगर फ्लक्स 0 होगा तो नेट चार्ज एनक्लोज भी 0 होना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब इनर सरफेस पे बिल्कुल माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो आउटर सरफेस पे क्योंकि न्यूट्रल है तो प्लस क्यू चार्ज आएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा तरीका था कि तुम सोचोगे जैसे ही हमने तुम सोचोगे कि जैसे ही हमने पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रखा ना, तो स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड गई। तीसरा मेथड बता रहा हूँ, कुछ भी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को पेनिट्रेट करेंगी। अगर तुम चाहते हो कि कंडक्टर के वॉल्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट ना करे, तो तुम्हें करना ये होगा कि जितनी भी फील्ड लाइन प्लस क्यू से निकली है, उन सारी फील्ड लाइन को इनर सरफेस पर टर्मिनेट करना होगा। तभी टर्मिनेट करेंगी जब एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे आए। तो जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, वो सारी माइनस क्यू पर टर्मिनेट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन ना यहाँ पर आकर के टर्मिनेट करेगी, कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये क्योंकि ये कंडक्टर न्यूट्रल था, तो जो अगर अंदर माइनस क्यू आया तो बाहर प्लस क्यू चला जाएगा, और प्लस क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सिमेट्री से। और इस प्लस क्यू को अगर देखोगे तो ये प्लस क्यू क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, तो इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो आउटर वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट होगा अंदर वाले पार्ट से। चलो इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे।